Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we completed exercise 1.2. Now we will start concept of exercise 1.3. For concept of exercise 1.3, we will learn theorem 1.3, theorem 1.4, example 9, 10 and 11. तो हम लोग concept of exercise 1.3 के लिए theorem 1.3 से start करते हैं. Theorem 1.3. Let P be a prime number if P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. इस थ्योरम में कह रहा है कि P एक प्राइम नंबर है और यदि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही P A को डिवाइड करेगा जहां A एक पॉजिटिव इंटीजर है. ओके, अब इस थ्योरम को मैं यहां समझाती हूँ. A एक पॉजिटिव इंटीजर है और P एक प्राइम है. यदि A पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को P प्राइम डिवाइड करता है तो उसी पॉजिटिव इंटीजर को सेम प्राइम डिवाइड करेगा. इस थ्योरम में यही कहा गया. ओके, अब इसे हम लोग प्रूव करके देखते हैं. और इसके प्रूविंग के लिए यहाँ जो लिखा हुआ है पहले मैं उसकी रीडिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर आपको समझा देती हूँ. ओके, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A बी एज फॉलोज. A इक्वल्स टू P1 P2 अप टू Pn वेयर P1 P2 up to Pn are primes, not necessarily distinct. Therefore, A square equals to P1 P2 up to Pn, again P1 P2 up to Pn, and this equals to P1 square P2 square up to Pn square. Okay? इसमें क्या कर रहा है कि A जिसे पॉजिटिव इंटीजर माना गया था उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उस A को जब प्राइम फैक्टराइज किया जा रहा है तो इस तरह के फैक्टर्स हो रहे हैं और ये सभी फैक्टर्स प्राइम्स हैं. ओके, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है P1 P2 अप टू Pn तो सभी प्राइम्स अलग अलग हो. सेम प्राइम्स भी हो सकते हैं. इस लाइन को मैं यहाँ समझा रही हूँ. जैसे प्राइम 2 2 2 हो सकता है, प्राइम 3 3 3 हो सकता है, प्राइम 5 5 5 हो सकता है, लाइकवाइज. और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम 2 हो, 3 हो, 5 हो, लाइकवाइज. ओके, तो इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है. देयरफॉर A स्क्वायर इक्वल्स टू दिस. क्योंकि A का फैक्टर P1 P2 अप टू Pn है तो A स्क्वायर का फैक्टर सेम प्राइम्स को हम लोग 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है. तो यही यहाँ लिखा गया A स्क्वायर इक्वल्स टू P1 P2 अप टू Pn, अगेन P1 P2 अप टू Pn. और जब कोई भी प्राइम 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो उसे हम लोग स्क्वायर करके लिख सकते हैं. तो यहाँ P1 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम लोग लिख रहे हैं P1 स्क्वायर. यहाँ P2 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम लोग लिख रहे हैं P2 स्क्वायर. यहाँ Pn 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम लोग लिख रहे हैं Pn स्क्वायर. ओके, अब इस थ्योरम को फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ. यहाँ क्या कहा जा रहा है कि A एक पॉजिटिव इंटीजर है और P एक प्राइम है. यदि उसी इंटीजर के स्क्वायर को P प्राइम डिवाइड कर सकता है तो सेम इंटीजर को सेम प्राइम डिवाइड कर सकता है. ओके, अब हम लोग थ्योरम 1.4 पढ़ेंगे. थ्योरम 1.4, रूट 2 इज इरेशनल. इस थ्योरम में कह रहा है कि रूट 2 इरेशनल है. अब इस थ्योरम की प्रूविंग करेंगे और इस थ्योरम की प्रूविंग के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे. ओके, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि रूट 2 इरेशनल है तो हम लोग रूट 2 को रेशनल मान के चलेंगे. यानी कि इरेशनल के कंट्राडिक्ट में या अपोजिट में इसे रेशनल मान लेंगे. और यदि रूट 2 को रेशनल मान लेते हैं तो उसे हम लोग A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ A और B को प्राइम होता है. इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर के सभी छोटे छोटे टर्म्स को समझाई हूँ. यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे देख सकते हैं. चलिए मैं आप लोग को को प्राइम का रिवीजन यहाँ करवा देती हूँ. को प्राइम नंबर्स ऐसे 2 नंबर्स होते हैं जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है. ओके, तो यदि रूट 2 रेशनल है तो उसे हम लोग A अपॉन B के फॉर्म में लिखेंगे और A और B का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा. अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा B रूट 2 इक्वल्स टू A. अब इस स्टेप में हम लोग LHS का और RHS का स्क्वायर कर देंगे और साथ में इसका रीअरेंजिंग भी कर देंगे. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग वी गेट 2B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर. इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मैं आपको समझा दूंगी. ओके, तो आप वहां उसे समझ लीजिएगा. अब हम लोग यहाँ पर जो 2B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर आ रहा है इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ओके, और इस 2 को A स्क्वायर के नीचे लेके चले जाते हैं. उससे हमें क्या पता चलता है कि A स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है. और अभी जो हम लोग थ्योरम 1.3 में पढ़े उसमें क्या कह रहा था कि यदि A स्क्वायर को कोई प्राइम जैसे कि यहाँ पर 2 प्राइम है डिवाइड करता है तो उसी A को 2 डिवाइड कर सकता है. तो यही चीज यहाँ लिखा है. देयरफॉर
2 divides a square. Now by theorem 1.3 it follows that 2 divides a. ओके अब हम लोग इस a के वैल्यू को 2c मान लेते हैं जहां c एक इंटीजर है और फिर इस a के वैल्यू को यानी कि 2c को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं जहां पर a लिखा हुआ है। तो यहाँ इक्वेशन 1 क्या है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी कि इस a के जगह पर हम लोग 2c लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है तो हम लोग 2c का स्क्वायर करेंगे। ओके अब आगे देखते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। क्योंकि a के जगह पर हम लोग क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए थे 2c और इक्वेशन 1 में RHS साइड में a स्क्वायर था। देख लेते हैं एक बार a स्क्वायर तो a स्क्वायर यहाँ है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2c होल स्क्वायर और 2c होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4c स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ओके अब हम लोग इस स्टेप में क्या देख रहे हैं कि LHS साइड में 2 है और RHS साइड में 4 है तो ये दोनों कट सकता है और कटने के बाद का स्टेप हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया उसको मैं यहाँ समझाई हूँ, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए यदि b स्क्वायर के नीचे 2 को लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर को 2 प्राइम डिवाइड कर रहे हैं और थ्योरम 1.3 क्या कहता है कि यदि b स्क्वायर को 2 प्राइम डिवाइड कर रहा है तो b को भी 2 प्राइम डिवाइड करेगा। ओके तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स b अगेन यूजिंग थ्योरम 1.3 विद प्राइम 2। Therefore a and b have at least 2 as a common factor। जब हम लोग इस थ्योरम का प्रूविंग स्टार्ट किए थे तो हमने क्या माना था कि √2 रेशनल है और यदि √2 रेशनल होगा तो उसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे √2 इक्वल्स टू a अपॉन b और a अपॉन b का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा। लेकिन जब हम लोग प्रूविंग खत्म किए हैं तो क्या पता चल रहा है कि a b का एक और कॉमन फैक्टर है और वो है 2 प्राइम। इट मीन्स a b के 2 कॉमन फैक्टर्स हो गए और यदि a b के 2 कॉमन फैक्टर्स हो गए तो √2 रेशनल नहीं होगा, क्या हो जाएगा √2 इरेशनल। ओके हम लोग यही लिख देंगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। यही मैं अभी ऊपर समझाई हूं आपको। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that √2 is rational, so we conclude that √2 is irrational। ये सब कुछ समझा चुकी हूँ। नाउ एग्जाम्पल 9 प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। जिस तरह से √2 को हम लोग इरेशनल प्रूव किए थे उसी तरह से √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो एजम्पशन क्या करेंगे कि √3 रैशनल नंबर है और यदि √3 रैशनल नंबर है तो हम लोग a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ सपोज a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड assume that a and b are co-prime। ओके सो b√3 इक्वल्स टू a। अब यहाँ पर जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b√3 इक्वल्स टू a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग वी गेट 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये सारा स्टेप उसी तरह से होगा जैसे 2-3 में हुआ था। ओके तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 के जगह पर 3 आ रहा है क्योंकि हम लोग √3 को प्रूव कर रहे हैं। सो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यदि 3 को a स्क्वायर के नीचे लेकर के जाते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर को 3 प्राइम डिवाइड कर रहा है और अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम क्या हो जाएगा कि a को 3 प्राइम डिवाइड करेगा। अब हम लोग a के वैल्यू को 3c मान लेते हैं जहां पर c एक इंटीजर है और इस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो स्टेप क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3c के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS में 3 है और RHS में 9 है तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होने के बाद स्टेप क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अब यदि इस स्टेप में हम लोग b स्क्वायर के नीचे 3 लेकर के जाते हैं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर को 3 प्राइम डिवाइड कर रहा है और यदि b स्क्वायर को 3 प्राइम डिवाइड कर रहा है तो उस b को भी 3 डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। इट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग एज्यूम किए थे कि √3 इक्वल्स टू a अपॉन b इट मीन्स रैशनल, तो इस a b का एक और कॉमन फैक्टर हो गया 1 के अलावा और वो कॉमन फैक्टर हो गया 3। तो हम कह सकते हैं कि √3 रैशनल ना होकर के इरेशनल है क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर्स 2 हो गए, पहला हो गया 1 और दूसरा 3। फिर हम लोग इस तरह से लिख देंगे therefore a and b have at least 3 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b are co-prime। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √3 is rational, so we conclude that √3 is irrational। Okay? अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिया हुआ है
ये रेशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज है जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। और ये प्रॉपर्टीज क्या है, इसे भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यदि ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो वो इरेशनल होगा। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी हम लोग रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ओके, नाउ एग्जांपल 10, सो दैट 5 minus root 3 is irrational। अभी जो प्रॉपर्टी पर रहते हैं उसी पर बेस्ड है। 5 minus root 3, रूट 3 हम लोग को पता है कि इरेशनल नंबर है और 5 क्या है, रेशनल, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसे प्रूव करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दी हूँ। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ते चले जाती हूँ, जहां जरूरत होगा मैं उसको समझा दूंगी। ओके, लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट 5 minus root 3 इज रेशनल। इसके कंट्राडिक्ट में हम लोगों ने मान लिया 5 minus root 3 रेशनल है। और यदि 5 minus root 3 रेशनल है तो हम लोग उसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि -√3 को a/b के जगह पर लेकर के चले जाएंगे और a/b को -√3 के जगह पर लेकर के आ जाएंगे। ऐसा जब हम लोग करेंगे तो ये -√3 जब इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो +√3 बन जाएगा और ये प्लस a/b जब इधर आएगा तो -a/b बन जाएगा और इस तरह का स्टेप हो जाएगा। 5 minus a/b equals to √3। इसके बाद हम लोग इसे रीअरेंज कर देंगे और रीअरेंज करने पर हो जाएगा √3 equals to 5 minus a/b। फिर इसका एलसीएम निकाल करके इसे सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा √3 equals to 5b minus a/b, जहां a एंड b इंटीजर्स है और यदि a एंड b इंटीजर्स है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट 5 minus a/b इज रेशनल। ओके, एंड सो √3 इज रेशनल। और यदि इसको प्रूव कर लेते हैं तो √3 रेशनल हो जाता है। लेकिन हमें फैक्ट पता है कि √3 क्या है, इरेशनल। तो फिर से कंट्राडिक्ट आ गया और कंट्राडिक्ट होकर के क्या हो जाएगा फाइनली कि √3 इरेशनल है। तो हम लोग आगे इस तरह से लिख देंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus √3 is rational. So we conclude that 5 minus √3 is irrational. Now next example, example 11। ये एग्जाम्पल सेकंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, दिस प्रॉपर्टी। ओके, इस एग्जाम्पल में कर रहा है सो दैट 3√2 इज इरेशनल। यहाँ भी हम लोग इसे कॉन्ट्राडिक्शन के बेसिस पर प्रूव करेंगे और इसको मान लेंगे रेशनल। और यदि 3√2 को रेशनल मान लेते हैं तो उसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3√2 equals to a/b। और फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए इस 3 को b का मल्टीपल कर देंगे तो स्टेप क्या हो जाएगा, √2 equals to a/3b। ओके, सिंस 3 a एंड b आर इंटीजर्स और यदि ये तीनों इंटीजर्स है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि √2 जो है वो रेशनल के इक्वल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और फिर यही कंट्राडिक्ट प्रूव करता है कि 3√2 इरेशनल है। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, सिंस 3a एंड b आर इंटीजर्स देन a/3b is rational and so √2 is rational. But this contradicts the fact that √2 is irrational. So we conclude that 3√2 is irrational. Okay? अब एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे और 1 by 1 एक्सरसाइज 1.3 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।